Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल वंश के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के गुप्त वंश, मौर्य वंश, गुलाम वंश और लोधी वंश तक मैंने बता दिया था। तो दोस्तों अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और मुगल वंश के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मुगल वंश से पहले के जो तुर्क हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था कि ये जो थे वो ना ही उदार थे और ना ही व्यवहारिक थे। ये केवल अपनी पावर देखते थे, अपनी शक्ति को बढ़ाते थे, वही बढ़ाना चाहते थे और उसके लिए जनता का शोषण भी करते थे, दोहन भी करते थे। और उनमें से कुछ राजा तो ऐसे थे जो भारत पर लूटपाट करने के उद्देश्य से ही आक्रमण किए थे। लेकिन यहाँ पर मुगल वंश में जो राजा हुए उनमें ऐसा नहीं था। वो लोग उदार भी थे और व्यवहारिक भी थे और साथ ही में शांति और विकास पर ज़्यादा ध्यान देते थे। दोस्तों अगर देखा जाए तो मुगल भी तुर्कों के ही शाखा के थे। अभी मैं जब बताऊंगा बाबर के बारे में तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मुगल शब्द के बारे में बात करते हैं। मुगल शब्द बना है मंगोल से, लेकिन मुगल चगताई तुर्क थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं, पहले एक संक्षिप्त में मुगल वंश देख लेते हैं। पहले कार्यकाल सबका है, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके आपको डिटेल में बताऊँगा मैं। तो बाबर जो था उसका कार्यकाल था 1526 से 1530 के बीच में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी। ठीक है, इसके बाद हुमायूं आते हैं, बाबर के सबसे बड़े बेटे, और 1530 से 1539-40 तक रहता है ये, इसका शासनकाल था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 40 में कन्नौज का युद्ध हुआ। ठीक है, ये दोनों युद्ध हुआ शेरशाह सूरी से और हुमायूं से। ठीक है, उसके बाद हुमायूं हार गया, शेरशाह सूरी बैठ गया और कुछ दिनों तक मुगल वंश ठप पड़ा रहा। कब तक पड़ा रहा? 1539-40 से लेकर के 1556 तक। 1556 में फिर से अकबर आ गया। लेकिन 1540 से जो 1556 ईस्वी का कार्यकाल था उसके बीच में शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी तक रहे। फिर शेरशाह का जो उत्तराधिकारी हुआ इस्लाम शाह, वो रहा। फिर उसके बाद हेमू आया। तो फिर 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में एक बार फिर से मुगल वंश के किसी राजा की जीत हुई और अकबर 1556 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, तो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा, जो कि काफ़ी ज़्यादा जनता के हित में रहा। और उसके बाद उसका जो बेटा था जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से भी जानते थे बचपन में, तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। उसके बाद जहांगीर का बेटा शाहजहां हुआ। शाहजहां 1627 से 1657 तक रहा, यानी कि 30 वर्षों तक इसने शासन किया। और इन 30 वर्षों में इसने भारत को बहुत ही खूबसूरत इमारतों को दिया, जिसकी वजह से आज भी लोग इसको याद करते हैं। और 1657 ईस्वी में ही दोस्तों इसके बेटे औरंगजेब ने इसको बंदी बना लिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। तो 1658 से 1707 तक इसका शासनकाल रहा। और उसके बाद फिर मुगल वंश थोड़ा टूट सा गया, मतलब एक राजमहल के अंदर ही रह गया और बीच में मराठा और अंग्रेज़ों का धीरे धीरे अस्तित्व बढ़ने लगा। और फिर से एक बार अंत में पूरी तरह से अंत हुआ बहादुर शाह जफ़र के रूप में, जो कि मुगल वंश के अंतिम शासक हुए। और इनको 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। तो बंदी बनाकर ये रंगून भेज दिए गए थे बहादुर शाह जफ़र। तो ये थे अंतिम शासक मुगल वंश के। तो दोस्तों अब एक एक करके सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाबर का। दोस्तों बाबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इसने ही मुगल वंश की नींव डाली थी। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। और दोस्तों अगर पितृपक्ष से देखा जाए तो ये तैमूर का 5वां वंशज था, और अगर मातृपक्ष से देखा जाए तो ये मंगोल यानी कि चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। और दोस्तों इसको अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा से पैतृक उपाधि मिली थी मिर्ज़ा की। और इसके पिता जो थे वो फरगना नाम के एक छोटे से राज्य में शासन किया करते थे, जो इस समय ताशकंद में है। ताशकंद दोस्तों उज़्बेकिस्तान की राजधानी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब दोस्तों इसके बाद अपने पिता के बाद बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा 8 जून 1494 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद 1507 ईस्वी में इसने बादशाह की उपाधि धारण कर ली।
जो कि अभी तक कोई भी तैमूर शासक धारण नहीं किया था। दोस्तों बाबर बहुत ही उदार और वीर शासक था। तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे जो टैलेंटेड होते हैं वो अपने टैलेंट को छिपा नहीं पाते हैं। तो ऐसे बाबर भी था, बाबर वीर था, तो वो छोटे से राज्य में सिमट कर रहना नहीं चाहता था। उसका पहला सपना तो था समरकंद पर कब्जा करना, जो कि कभी तैमूर का जो राजधानी हुआ करती थी तैमूर की, उस पर कब्जा करना था, लेकिन वो अंततः वो सफल नहीं हो पाया। इसके बाद दोस्तों बाबर धीरे धीरे अफगानिस्तान के राज्यों को जीतते हुए, काबुल वगैरह को जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ा। अब दोस्तों इसने भारत पर 5 आक्रमण किए, जिसमें पहला आक्रमण जो था वो यूसुफजई जात के विरुद्ध था। इसको आपको ध्यान में रखना है। बाबर का पहला जो आक्रमण हुआ वो यूसुफजई जात के विरुद्ध था। आक्रमण से याद आया दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भारत पर आक्रमण करने का बाबर को न्योता किसने दिया था, किन 2 राजाओं ने दिया था। तो वो 2 राजा जो थे वो थे पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और दूसरे इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां। तो इन दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया। तो बाबर इसके बाद 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया इब्राहिम लोधी के खिलाफ, जो कि ऐतिहासिक युद्ध हुआ और ये युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना गया। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं अब पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों पानीपत है कहाँ। तो दोस्तों पानीपत हरियाणा राज्य में है वर्तमान में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर से, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और दोस्तों बाबर ने इसमें तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि तुगलमा युद्ध नीति किस युद्ध में प्रयोग किया गया था। तो ये हुआ। अगला पॉइंट है तोपे खाने का भी प्रयोग इसी युद्ध में हुआ था। ये दोनों पॉइंट्स दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स में। इस युद्ध में दोस्तों विशेष भूमिका निभाई थी इनके 2 प्रसिद्ध निशानेबाजों ने, जिनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे निशानेबाज थे और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे और अहम भूमिका निभाए थे तोपे खाने के प्रयोग में, जो कि सफल हुआ और बाबर विजयी हुआ। दोस्तों इब्राहिम लोधी मध्यकाल का पहला ऐसा शासक हुआ जो युद्ध स्थल में मारा गया। अभी तक मैंने जो भी राजा आपको बताए थे इससे पहले, तो वो युद्ध स्थल में नहीं मारे गए थे। कोई जहर देकर मरा था, कोई बीमारी से मरा था, कोई घोड़े से गिरकर मरा था, तो इसी प्रकार मरा था। लेकिन इब्राहिम लोधी जो हुआ वो मध्यकाल का पहला ऐसा शासक हुआ जो युद्ध स्थल में जिसकी मृत्यु हुई। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव डाल दी। और दोस्तों बाबर का जो जीवन काल था वो लगातार युद्धरत ही था, यानी कि वो हमेशा कहीं न कहीं युद्ध लड़ता ही रहता था। इसके 1 साल बाद यानी कि 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ, जो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। इसमें भी बाबर विजयी हुआ और राणा सांगा को बंदी बना लिया। और ठीक 1 साल बाद 30 जनवरी 1528 में राणा सांगा को जहर देकर मरवा दिया गया। 30 जनवरी 1528 आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, थोड़ा सा और रिलेट करें अगर, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तो 30 जनवरी आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं और 1528 को आप 1948 से याद कर सकते हैं। दोस्तों खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अब इसके ठीक 1 साल बाद यानी कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध दोस्तों मोदनी राय और बाबर के बीच में हुआ। इसमें फिर से बाबर विजयी रहा। दोस्तों बाबर युद्ध में प्रायः मध्य में नेतृत्व करता था और उसका बड़ा बेटा हुमायूं दाहिने भाग में नेतृत्व किया करता था। जब भी युद्ध होता तो ये मध्य भाग का नेतृत्व बाबर करता था और दाहिने भाग का नेतृत्व उसका बड़ा बेटा हुमायूं करता था। दोस्तों 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ, जो कि अफ़गानों और बाबर के बीच में हुआ। इसमें फिर से बाबर विजयी रहा। दोस्तों अब आप लोग देख रहे होंगे कि बाबर जब से भारत में आया तब से बैक टू बैक 4 युद्ध लगातार लड़ा। तो ये चारों युद्ध काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिहाज से। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे ये सीरियल वाइज आपका तैयार हो जाएगा। बस इस ट्रिक को आपको फॉलो करना है और बहुत ही ईजिली आप इसको याद रख पाएंगे सीरियल वाइज और डेट वाइज भी। तो चलिए, तो दोस्तों उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए दोस्तों आपको एक सेंटेंस याद रखना होगा कि पान खाओ चांद पर घूमो। ठीक है, ये आप आसानी से याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए। तो पान खाओ चांद पर घूमो में अब चलिए हम बनाते हैं सीरियल वाइज कि युद्ध कौन कौन से लड़े बाबर ने भारत में। तो पान से पानीपत होता है, 1526 ईस्वी में लड़े थे बाबर, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद खाओ में दोस्तों खा से हम लेंगे खानवा,
खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं चांद। चांद में चा से लेंगे चंदेरी, यानी कि चंदेरी का युद्ध जो कि हुआ था 1528 ईस्वी में मोदनी राय और बाबर के बीच में। उसके बाद पर दोस्तों साइलेंट है। अब घूमों से हम लोग लेंगे घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध हुआ था अफगानों और बाबर के मध्य 1529 ईस्वी में। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सीरियल वाइज पूरा याद रख सकते हैं कि कब कब युद्ध हुआ था। आई थिंक इजली से आपका तैयार हो जाएगा। चलिए अब बाबर से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। दोस्तों बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। मैंने कहा था ना कि बाबर उदार था और शक्तिशाली भी था और बुद्धिमान भी राजा था, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान भी था। अभी आगे जब आप शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा, तो फिर उसमें अभी बाबर की कही हुई एक बात आएगी। तो बाबर बुद्धिमान भी था और उदार भी था, तो इसकी उदारता के लिए इसे कलंदर की उपाधि दी गई। ठीक है दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की और ये किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बाबरनामा की रचना किसने की? तो बाबर ने की और तुर्की भाषा में की। और इसका बाद में अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि बाबरनामा का फारसी अनुवाद या फारसी में बाबरनामा किसने लिखा? तो अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, अकबर जो थे बाबर के पोते थे, इतना आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में ही बाबर की मृत्यु हो गई। शुरुआत में जब बाबर की मृत्यु हुई दोस्तों, तब वहीं पर आगरा के आराम बाग में ही इनको दफना दिया गया। लेकिन दोस्तों पहले के जो बादशाह हुआ करते थे, मुग़ल बादशाह या तुर्क बादशाह जो भी कह लें, ये सभी लोग अपने जीते जी ही अपनी कब्र खुदवा लिया करते थे और एक जगह जो पसंदीदा जगह होती थी उनकी, वहाँ पर ये लोग अपनी कब्र खुदवा लिया करते थे। वैसे ही बाबर की ख्वाहिश थी कि काबुल में इसे दफनाया जाए, तो दोबारा आराम बाग से इनकी अस्थियों को ले जाकर काबुल में दोबारा से इनका वहाँ पर दफनाया गया। ठीक है दोस्तों, बाबर की मृत्यु के बारे में एक कहावत कही जाती है कि एक दिन उसके बड़े बेटे हुमायूं की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जब बाबर को पता लगता है तो बाबर ऊपर वाले से, अपने खुदा से दुआ मांगता है कि ऊपर वाले से कहता है कि हुमायूं की, उसके बेटे की तबीयत सुधर जाए, सही हो जाए, चाहे उसके बदले में खुदा उसकी ही जान क्यों ना ले ले। तो ऐसा दोस्तों माना जाता है कि उसके दूसरे दिन से ही हुमायूं की तबीयत सही होने लगती है, उसकी तबीयत में सुधार आने लगता है और फिर धीरे धीरे बाबर की तबीयत ख़राब होने लगती है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि बाबर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये प्रमाणित नहीं है, ये प्रूफ इसका कोई नहीं है, ऐसा केवल कहा गया है, कहावत है, तो इसको आप केवल बस जानकारी के लिए जाने रखिए। तो दोस्तों ये थी मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर की पूरी कहानी और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूरा डिटेल में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अब मैं आपको दोस्तों बाबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं उस पर डिस्कशन करने के लिए कुछ क्वेश्चन और आंसर देता हूं। आप साथ साथ मेरे बोलिएगा जब आपको आंसर पता होगा तो। और दोस्तों अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी कोई चीज़, अगर पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो तुगलमा नीति का प्रयोग मैंने बताया था कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 1526 में किया था। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, पानीपत में हुआ था। इसमें इन्होंने तोपे खाने का भी यूज़ किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक साथ आपके इतने सारे क्वेश्चंस तैयार हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था खानवा का युद्ध बाबर तथा राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, अकबर तथा हेमू। अकबर तथा हेमू के बीच दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1556 ईस्वी में, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आया बी ऑप्शन, बाबर तथा इब्राहिम लोदी। मैंने बताया था बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन है बाबर तथा मोदनी राय। तो दोस्तों मैंने बताया था 29 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ, उसमें बाबर तथा मोदनी राय के बीच में युद्ध हुआ। और उसके बाद डी ऑप्शन है बाबर तथा राणा सांगा, खानवा का युद्ध हुआ था, यही करेक्ट ऑप्शन है। और ये युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, तो इससे आपका ये इतना तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाबरनामा की रचना किसने की? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था बाबरनामा की रचना
बाबर ने खुद की थी, ये आत्मकथा थी और तुर्की भाषा में किया था इन्होंने। और फिर इसका फ़ारसी अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे और नवरत्नों में से एक थे, और उन्होंने फ़ारसी में अनुवाद किया। गुलबदन बेगम भी है ऑप्शन में दोस्तों, पहला ऑप्शन। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। और उसके बाद दोस्तों ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा सी ऑप्शन, फिरदौसी। फिरदौसी दोस्तों महमूद गजनबी का दरबारी कवि था और इसने ही शाहनामा की रचना की थी। फिरदौसी के साथ और कौन कौन था? फिरदौसी के साथ दरबारी कवि महमूद गजनबी का उतबी था और अलबरूनी था। ये तीनों महमूद गजनबी के दरबारी कवि थे। हालांकि ये मुग़ल वंश से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युद्ध अकबर द्वारा लड़ा गया? तो अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि अकबर के बारे में मैंने बताया ही नहीं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है, तब भी आप कैसे ऑप्शन के माध्यम से उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब ये मेथड क्या होता है? तो इसमें दोस्तों क्या करते हैं कि हम लोग ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और धीरे धीरे एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाते हैं, यानी कि बाहर निकालते जाते हैं। उसके बाद लास्ट में जो बचता है उसी को करेक्ट करते हैं। जैसे दोस्तों पहला ऑप्शन है खानवा का युद्ध। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पान खाओ और चांद पर घूमो, तो इससे आपको खाओ से खा मिल रहा है, यानी कि खानवा का युद्ध आपको मिल जा रहा है। तो ये बाबर का युद्ध था। चंदावर में पान खाओ चांद पर, यानी चंदा पर, तो चंदावर ये भी बाबर का युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पान खाओ से पानीपत का प्रथम युद्ध, ये भी बाबर का है। तो बचा कौन? हल्दी घाटी का युद्ध। तो इस प्रकार से आप लोग तीन ऑप्शन को एलिमिनेट कर चौथा ऑप्शन से आप लगा सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है तो फिर। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि आपको क्वेश्चन आए चाहे ना आए, आप ऑप्शन एक बार ज़रूर देख लिया कीजिए और रिलेट किया कीजिए, हो सकता है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने बाबर के बारे में पूरा डिटेल में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में बताऊंगा और ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी चीज़ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.